हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के विषय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। पॉलिटिकल साइंस विषय को सभी प्रमुख परीक्षाओं में मेन सब्जेक्ट के तौर पर आप सभी लेते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ। पर इस विषय की कंपटीशन लेवल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प के लिए एक विस्तृत विषय सूची को बताने जा रही हूँ, जिसमें आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, जो कि पूरे विस्तार से समझाए जाएंगे। टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तर आपको दिया जाएगा। यदि आप सभी टॉपिक्स को विस्तार में समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक्स मिलते रहेंगे। स्टूडेंट, यदि विषय संबंधित जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो बस इस फ्री हेल्प के फेवर में आप वीडियो को लाइक कर दें। हमारा आज का विषय है प्लेटो। हम प्लेटो से जुड़ी हुई वो जानकारी आपको देंगे जिसमें से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेटो का एक सामान्य परिचय आपको बताते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम परिकिटियानी व पिता का नाम अरिस्टोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था। उनके चौड़े कंधों के कारण उन्हें प्लेटो नाम दिया गया। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो ने सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण किया, परंतु 399 ईस्वी पूर्व उसके गुरु सुकरात की मृत्यु से उसके जीवन में नया मोड़ आया। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आताताइयों का और नैतिक आदर्शों का प्रभाव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिला। दार्शनिक राजा की धारणा में उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन का कार्य किया जाना चाहिए। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं। प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम राज्य का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया। प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के प्रथम प्रवक्ता हैं, जिन्होंने राज्य की सर्वव्यापकता तथा अनिवार्यता का समर्थन किया है। वस्तुतः उन्होंने राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया है। प्लेटो की रचनाओं में निगमनात्मक पद्धति का व्यापक प्रयोग दिखता है। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों को एक आदर्श राज्य की परिकल्पना में प्रतिपादित किया गया है। प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक विचारक होकर भी विचारों की दुनिया में ही सही क्रांतिकारी भी हैं। प्लेटो को क्रांतिकारी कहने का कारण यह है कि उन्होंने एक व्यवस्था को बिल्कुल परिवर्तित करते हुए उसके स्थान पर एक नवीन व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का सैद्धांतिक प्रयास किया है। प्लेटो आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी चिंतक ही नहीं, एक नारीवादी चिंतक भी हैं। कुछ राजनीतिक विचारकों ने तो प्लेटो के दर्शन में सर्वसत्ता अधिकारवादी तथा फाशीवादी विचारधारा सादृश्य अनेक प्रवृत्तियों की उपस्थिति की ओर संकेत किया है। स्टूडेंट, ये थी प्लेटो की एक सामान्य जानकारी, उनका एक सामान्य परिचय। अब हम प्लेटो की रचनाएं बताते हैं और उन रचनाओं में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे राजनीति शास्त्र की दृष्टि से कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। पहले हम प्लेटो की रचनाएं बता रहे हैं आपको। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथ, ये आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं या प्लेटो ने अपनी रचनाएं किस शैली में लिखी है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी कहता है। ऐसे तो प्लेटो की रचनाएं 38 के लगभग मानी जाती हैं, जिनमें 28 का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। कुछ प्रमुख रचनाओं में प्रथम 3 को राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो आपके राजनीति शास्त्र के दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं प्लेटो के, वो हैं, सबसे पहले आपका है रिपब्लिक, उसके बाद स्टेटमेंट,
और तीसरी है लॉज। इन तीनों में राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्लेटो ने विस्तृत वर्णन किया है। रिपब्लिक, यह प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी रचना है जो मुख्यतः न्याय पर आधारित है। रिपब्लिक जीवन के तमाम पहलुओं का गहनता से अध्ययन के बाद रची गई रचना है। प्लेटो के इस रचना के पीछे अंतर्निहित उद्देश्यों को देखा जा सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना कर तत्कालीन यूनानी नगर राज्य व समाज की हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का उन्मूलन करना चाहता तथा समाज में शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता था। प्लेटो इस ग्रंथ की रचना का दूसरा उद्देश्य तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज करना था। उस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था। उस समाज में विद्वानों एवं मूर्खों के बीच अंतर नहीं किया जाता था। शासन पर मूर्खों का राज था, वह शासन था प्रजातंत्र। प्लेटो उस प्रजातंत्र की समाप्ति चाहता था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो रिपब्लिक के लिए है वो ये है कि प्लेटो की रिपब्लिक कुशासन के खिलाफ रची गई थी, यानी उस वर्तमान कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने रिपब्लिक की रचना की थी। और ये सही भी है कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, किंतु इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और रिपब्लिक के संबंध में बार्कर भी कहता है कि रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है, क्योंकि वह उसके समस्त विचारों और उन पर आधारित कार्यों का विवेचन करती है। प्लेटो ने रिपब्लिक के माध्यम से उस वर्तमान स्थिति का भी वर्णन किया है जिस समय वो उस समय वहाँ पे वो था। प्लेटो की दूसरी राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण रचना है स्टेटमैन। यह तर्कशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसे पॉलिटिकस भी कहा जाता है। अपनी पहली रचना रिपब्लिक के कुछ समय बाद प्लेटो ने स्टेटमेंट लिखना प्रारंभ कर दिया। इस रचना में प्लेटो अपनी पहली रचना रिपब्लिक के बाद आदर्शवादी कल्पना को लेकर नहीं चला, बल्कि अब वह व्यवहारिक आदर्शवादी बन गया। जो प्लेटो कानून को महत्व नहीं देता था, वही अपनी द्वितीय रचना स्टेटमेंट में कानून की महत्ता पर विचार करने लगा। रिपब्लिक की आदर्श राज्य के स्थान पर उप आदर्श राज्य पर आ गया और अपने कई विचारों में परिवर्तन हेतु तत्पर हो चला। प्लेटो के विचारों में इस परिवर्तन के पीछे सिराक्यूस में डियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने में उसका असफल होना, एथेंस में लोकतंत्र का पतन होना तथा आयु व अनुभव की वृद्धि के कारण विचारों में परिपक्वता का होना आदि कहा जा सकता है। प्लेटो की तीसरी महत्वपूर्ण रचना लॉज थी। यह प्लेटो की अंतिम और बहुत हद तक यथार्थवादी रचना है। इसमें रिपब्लिक से कहीं हटके उन सभी त्रुटियों को सही करने की कोशिश की प्लेटो ने जो उन्होंने रिपब्लिक में की थी। इनमें प्लेटो द्वारा अपने ही पूर्व के कुछ विचारों अर्थात रिपब्लिक के प्रतिपादित कुछ विचारों का खंडन किया गया है, कुछ विचारों में संशोधन किया गया है, तो कुछ रिपब्लिक में प्रतिपादित विचारों को उसी रूप में दोहरा दिया गया है। प्लेटो की अंतिम रचना लॉज का प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के बाद हुआ। लॉज को नोमोई के नाम से भी जाना जाता है। ये थी प्लेटो की तीन ऐसी महत्वपूर्ण रचना जिनका हमारी राजनीति शास्त्र में विशेष योगदान है। उसके बाद प्लेटो ने लिखा मेनो, सिंपोजियम, अपोलॉजी, जॉर्जियस, क्रीटो, फेडो, सोफिस्ट। ये थी प्लेटो की रचनाएं। अब हम प्लेटो की अध्ययन पद्धति यानी उस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्लेटो ने किस पद्धति के माध्यम से अपनी रचनाओं को लोगों तक प्रस्तुत किया था। प्लेटो की अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, तर्क वितर्क द्वारा सत्य का अन्वेषण करने वाली पद्धति तथा विश्लेषणात्मक पद्धति, मौलिक तत्वों को विभाजित कर उसका पृथक पृथक अध्ययन करने वाली पद्धति की प्रधानता थी। प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों में प्रतिपादन में निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। इस पद्धति में अध्ययन की दो पद्धतियां होती हैं, आपको पता है, एक आगमनात्मक पद्धति और एक निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर और आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। तो प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। इस पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है, यानी इस पद्धति के अनुसार दार्शनिक अपना अध्ययन शुरू करने से पहले कुछ सिद्धांतों को आधार स्वरूप निर्धारित करता है तथा उन सिद्धांतों को मापदंड मानकर उन्हें विभिन्न उपलब्ध तथ्यों पर लागू करता है और फिर कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकालता है।
ऐसे तो आगमनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादक एवं व्यापक प्रयोगकर्ता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। ये हम आगे आपके अपने अगले टॉपिक में आपको अरस्तु के बारे में बताएंगे। आपने प्लेटो की अध्ययन पद्धति और उनकी रचनाएं पढ़ी भी जानी। अब हम आपको प्लेटो के गुरु सुकरात के विषय में बताएंगे, क्योंकि प्लेटो ने बहुत कुछ चीज़ें सुकरात से ग्रहण की थी और प्लेटो के जीवन पर सुकरात का बहुत प्रभाव भी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो के जीवन पर सुकरात का क्या प्रभाव था। ठीक है, तो एक विद्वान गुरु का योग्य शिष्य पर प्रभाव लाजमी है। अगर एक विद्वान गुरु है तो शिष्य अगर उतना ही ऑनेस्ट है तो शिष्य पर उसका प्रभाव लाजमी है। प्लेटो पर भी उसके गुरु सुकरात का व्यापक प्रभाव पड़ा था। या हम ये भी कह सकते हैं कि सुकरात के दर्शन व विषपान ने प्लेटो के जीवन को एक आधार दिया, उसके जीवन में बदलाव लाया। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की इस धारणा को पूर्णतः स्वीकार करता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात की बात प्लेटो कहता है कि सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाता है। इसलिए ज्ञान एवं सद्गुण को एक माना जाना चाहिए, अर्थात ज्ञान एवं सद्गुण को अलग अलग मानना गलत है। दूसरी बात, प्लेटो के विचारों में यह देखने को मिलता है कि सुकरात की भांति सद्गुण और कार्य की घनिष्ठता में विश्वास करता है। वह मानता है कि सद्गुण अपने स्वरूप या प्रकृति की भांति ही कार्य करते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का सद्गुण ही उसे कार्य करने को सक्षम बनाता है। सुकरात के इस मत को भी प्लेटो स्वीकार करता है कि व्यक्ति में 4 गुण ही सद्गुण का विकास करते हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो ने सुकरात से यह विचार भी ग्रहण किया कि शासन संचालन एक कला है और यह कला कुछ ही लोगों में होती है, सभी में नहीं। जिस प्रकार मूर्ति बनाने या इलाज करने जैसी कला सभी के वश की बात नहीं है, उसी प्रकार शासन संचालन की कला सभी के वश की बात नहीं हो सकती। प्लेटो पर सुकरात के विचारों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। आपने प्लेटो का सामान्य परिचय, प्लेटो की रचनाएं और प्लेटो के अध्ययन की पद्धति जानी। अब इसके बाद आपको हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार बताएंगे। प्लेटो ने सिद्धांत दिए थे, न्याय का सिद्धांत प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना था। इसी कारण प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक न्याय से संबंधित था। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से प्लेटो ने सर्वप्रथम तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय के 3 सिद्धांतों का खंडन किया है। वो 3 सिद्धांत हैं जिसका प्लेटो ने खंडन किया है: परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी अथवा ग्लार्को का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। मानव आत्मा के 3 तत्व बुद्धि, शौर्य और तृष्णा जब उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो वैयक्तिक न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसके अनुसार राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्यों के 3 वर्गों का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों में बुद्धि का तत्व होता है वे दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों में शौर्य का तत्व अधिक रहता है वे सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिनमें तृष्णा का तत्व अधिक रहता है वे उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो का कहना है कि जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तभी राज्य में न्याय स्थित रहता है। अतः न्याय कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्लेटो 2 प्रकार की न्याय की चर्चा करता है। पहला है व्यक्ति से संबंधित न्याय। प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है, ना कि कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए न्याय का आधार कर्तव्य पालन बताता है। प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है और मानव आत्मा के 3 तत्वों से निर्मित राज्य के 3 वर्गों की एकता व समन्वय पर बल देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप व कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। आपका प्रश्न ये भी एक पूछा जा सकता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप बता सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप व कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है।
और प्लेटो के अनुसार प्रत्येक नागरिक केवल उस कार्य को ही करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुरूप है। उसका मत है कि नागरिकों को उनकी आत्मा के प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग में विभाजित किया जाना चाहिए। ये आपका एक प्रश्न और बन रहा है कि प्लेटो ने कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो आपके 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्रत्येक नागरिक को केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करना चाहिए। साथ में प्लेटो यह भी कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष गुण के अनुरूप एक ही कार्य करने का निर्देश देता है। ये प्लेटो के व्यक्ति संबंधित न्याय थे। प्लेटो ने दूसरा जो राज्य से संबंधित न्याय दिया था वो राजा के लिए था। तो प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है। न्याय सिद्धांत समिष्टवादी है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं अपितु उसके वर्ग का महत्व है। प्लेटो राज्य को सावयव शरीर मानता है और उसका न्याय सिद्धांत राज्य में सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार तत्वों पर बल देता है, शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार अभिभावक, दार्शनिक और सैनिक वर्ग में सद्गुणों का विकास राज्य द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता है। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत न्याय को नैतिक व मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। ये थे प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। अब प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि न्याय एक आंतरिक तत्व है, न्याय मानव आत्मा से संबंधित है, न्याय कार्य विशेषीकरण, कर्तव्य पालन, अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, न्याय सावयवी एकता का सिद्धांत है, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान है न्याय में, और शिक्षा और साम्यवाद पर विशेष बल दिया गया है न्याय में। इसके बाद हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार पे चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया। पहला आधार स्तंभ था शिक्षा सिद्धांत तथा दूसरा साम्यवाद। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा। ये आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा, तो आप बता सकते हैं कि रूसो ने। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों में सदचरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। आइए हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताते हैं। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा एवं दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों का उचित स्थान है। प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो एथेंस बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा सैनिक शिक्षा की शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों का उचित स्थान है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना या शिक्षा के कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। यह विभाजन 2 आधारों पर किया है, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक और तो बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है और दूसरी और सैनिक वर्ग के लिए है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक और तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक है और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए है। प्लेटो की शिक्षा का यह दोहरा कार्यक्रम इन तत्वों पर बल देता है। शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना एवं उन्हें कर्तव्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए।
शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस भांति एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला, प्रारंभिक 1 से 6 वर्ष की शिक्षा, दूसरा 6 से 18 वर्ष की शिक्षा तथा तीसरा 18 से 30 वर्ष तक की अवस्था तक की शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष तक के बालक को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। 9 से 12 वर्ष तक बौद्धिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया गया। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। रिपब्लिक में प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की है वह तत्कालीन प्रणाली का सुधार है या किसी नई व्यवस्था की योजना नहीं है। इस सुधार में एथेंस के नागरिक के लड़के को मिलने वाली शिक्षा का स्पार्टा के तरुणों को मिलने वाली राजनीतिक शिक्षा के साथ समन्वय कर दिया गया था और दोनों की ही विषय वस्तु को काफी बदल दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो शारीरिक, साहित्यिक और संगीतात्मक शिक्षा को सम्मिलित करता है। इस संदर्भ में क्वायर ने लिखा है, दर्शन प्रौढ़ावस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। उच्च शिक्षा, रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो इस शिक्षा द्वारा चुने हुए विद्यार्थियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच में संरक्षक वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार करना चाहता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 2 स्तर पर कायम किया, 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं। ये विषय थे गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा की व्यवस्था थी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जानी थी, क्योंकि द्वंद्ववाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में प्लेटो यह धारणा लेकर चला है कि शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है। प्लेटो की शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है, किंतु इतने गंभीर शिक्षण के बाद वह शासक की योग्यता हेतु शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा ही मिली है, उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। अतः प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खड़े उतरने वाले और लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही शासक बनने के अधिकारी हैं। स्टूडेंट्स, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी आधुनिक तत्व हैं जो वर्तमान युग में भी हैं, प्रासंगिक हैं वर्तमान युग में। जैसे कि प्लेटो शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता और सद्गुणों का विकास करने को मानता है। वर्तमान युग में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, ऐसे में प्लेटो के उद्देश्य को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। और प्लेटो का यह कथन कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हमें ये बताता है कि शासक को शिक्षित, सर्वगुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए, और यह आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट, प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को वर्तमान युग के अनुरूप स्त्री पुरुष दोनों पर बल देता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों की शिक्षाओं पर बल देता है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए आदर्श का कार्य कर सकता है। प्लेटो का यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में आपको प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार बताएंगे और प्लेटो की और जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।